हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री की क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट लिया था हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन, देन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और एंड में पढ़ा था उसके यूजेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हमारा पहला टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और लास्ट में पढ़ेंगे हम हाइड्राइड्स। तो बच्चों, आज हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े, जैसे कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं, डायमंड ग्रेफाइट, उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा है पैरा हाइड्रोजन। तो देखते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है। देखिए, ये दोनों न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स हैं। अब तक आपने जो स्पिन पढ़ा था वो आपने स्पिन इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ा था, लेकिन आज आप एक नया स्पिन पढ़ेंगे, वो न्यूक्लियस का स्पिन होगा। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बच्चों प्रोटॉन, और हाइड्रोजन में हमारे पास सिर्फ कितना प्रोटॉन होता है? 1। क्योंकि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? आपको पता है, पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से बताया गया था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1 और न्यूट्रॉन यहाँ पर होंगे 0। वाई न्यूट्रॉन 0 क्यों है? क्योंकि इसका मास नंबर 1 है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन होगा इसमें 0। अब देखिए, जब हमारा H2 तैयार होता है तो उसमें हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन करते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। प्रीवियस चैप्टर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, उसमें देखा किस तरह से हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया था। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस तरह से शेयरिंग करते हैं? एक का स्पिन होता है क्लॉकवाइज और दूसरे का होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी +½ -½ लेकिन जो हमारे एलोट्रॉप्स बनते हैं उनमें स्पिन देखेंगे हम प्रोटॉन्स का। सेम यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, दूसरे हाइड्रोजन आइटम के पास एक प्रोटॉन। अगर दोनों प्रोटॉन का स्पिन एक ही डायरेक्शन में है तो वो कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोजन, और अगर उनका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो कहलाता है पैरा हाइड्रोजन। इसमें क्या है फिर? जब इनका स्पिन एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों स्पिन को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, और यहाँ पर स्पिन अपोजिट हो गए तो दोनों स्पिन ने एक दूसरे को कैंसिल किया और रिजल्ट मिलता है यहाँ पर 0। रूम टेम्परेचर पर जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन है वो है 75%, जबकि पैरा हाइड्रोजन हमारा होता है 25%। यानी नेचर में जो हमारा हाइड्रोजन है वो टोटल जो है हाइड्रोजन, अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में है, और एटमॉस्फेयर में वो 75% है ऑर्थो फॉर्म में और 25% है पैरा फॉर्म में। लेकिन जो हमारा पैरा है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। जबकि अगर हम कम टेम्परेचर कर दें, कम टेम्परेचर कितना कर रहे हैं हम? 20 केल्विन। 20 का मतलब है वो माइनस में जा चुका है, माइनस के 253 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। क्योंकि अगर हम केल्विन को चेंज करते हैं तो केल्विन कैसे बनता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पर केल्विन है हमारा 20, तो सेल्सियस में अगर हम टेम्परेचर निकालेंगे तो ये हमें ऐसे 20 - 273 तो आ गया ये हमारा माइनस के 253। यानी कि ये टेम्परेचर कितना कम है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। इस टेम्परेचर पे हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन कुल 1% रह जाता है, जबकि हमारा जो पैरा हाइड्रोजन है वो होता है अब 99%। अब बात करते हैं इनके
प्रॉपर्टीज की, ये जो दोनों आइसोमर्स हैं अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल सेम होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती हैं, और जब दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है तो उनकी केमिकल रिएक्शन सारी सेम चलेंगी। लेकिन दोनों की जो अंदर बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर तो सेम है लेकिन जो प्रोटॉन्स का बिहेवियर है वो डिफरेंट है, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो ये बच्चों था सारा टॉपिक आपका एलोट्रोप्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी फॉर्म्स हैं बच्चों? हाइड्रोजन की हमारे पास 3 फॉर्म है। नंबर 1 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी कि जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है और जो नेचर में हमारे पास मौजूद है, यानी H2। सबको पता है कि जो नेचर में हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिएक्टिव है, अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो H+H यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। दूसरी हमारे पास फॉर्म है इसकी नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया है। नेसेंट को हम हिंदी में बोल देते हैं बच्चों नवजात। जैसे आपने नवजात सुना होगा, वर्ड अच्छे से सुना होगा। जैसे हम बोलते हैं नवजात शिशु, और एक वर्ड है हमारा खाली शिशु। शिशु माने बहुत छोटा बच्चा, और नवजात शिशु माने भी तो बहुत छोटा बच्चा है। फिर दोनों में क्या अंतर है? शिशु माने जो पैदा हो चुका है, और नवजात शिशु जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ है, यानी बिल्कुल जब वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, न्यू बॉर्न बेबी। तो ऐसे ही जो हमारा हाइड्रोजन है वो नवजात है। नवजात हाइड्रोजन कैसे बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन के दौरान बनता है वो होता है हमारा नेसेंट हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिंक मेटल लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। डाइल्यूट एसिड में आपने जिंक के ग्रैन्यूल्स, जिंक के दाने डाले, तो आपने देखा ये रिएक्शन हमने पीछे भी पढ़ाई थी, इस तरह से लिखी थी पहले हमने कि हाइड्रोजन गैस पैदा हुई। लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है बच्चों, ये इस तरीके से फॉर्म होती है, यानी ये जो लिखा जाता है, और अगर हम इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं तो ये होता है हमारा नवजात, यानी कि नेसेंट। अब ये जो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन पैदा हुआ है ये है हमारा नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन के फंक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे जहाँ भी हम कहीं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, आपने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा होगा, सपोज करिए हमने इथाइल अल्कोहल लिया और उसके ऊपर ऐसे करके H लिख दिया, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने C2H5 CHO लिया, ठीक है बच्चों, एल्डिहाइड लिया, और हमने इसका रिडक्शन कराया, और रिड्यूसिंग एजेंट आपने अक्सर देखा होगा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख देते हैं, और इसके बाद जो रिएक्शन होती है क्या बनता है? अल्कोहल। यानी ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ये अल्कोहल में चेंज हो गया। ये किसकी वजह से हुआ? ये इस हाइड्रोजन की वजह से हुआ। हाइड्रोजन कैसी है यहाँ पर? नेसेंट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन किसने पैदा करी? ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के दौरान की रिएक्शन से बनी है। इसी तरह से हम ये नहीं लिखते, ऐसे भी लिख देते हैं बहुत जगह, इस तरह से भी लिख देते हैं। तो ये सब जो रिएक्शंस लिखी जाती हैं ये शो करती हैं कि इनसे ये हाइड्रोजन पैदा हो रहा है, और वही हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। थर्ड है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन काफी कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन अंतर क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन हम किसी से भी बना सकते हैं, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन बहुत तरह की रिएक्शन है जिनसे हाइड्रोजन बन सकता है। लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस से ही बनाते हैं। यानी जब हम हाइड्रोजन गैस को ऐसे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं टंगस्टन के और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो इतना इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है कि वो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाती है और यही बन जाती है हमारी एटॉमिक हाइड्रोजन। और इस दौरान इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो सारी एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम के अंदर स्टोर हो जाती है। और इन हाइड्रोजन एटम की लाइफ कुल कितनी होती है? 0.3 सेकेंड। और तुरंत ही जैसे ही ये रिएक्शन चल रही है दूसरी तरफ ये दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़कर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाते हैं और जितनी एनर्जी इनके अंदर स्टोर हुई थी वो सारी की सारी रिलीज हो जाती है। और इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हम उससे किसी भी टूटी हुई चीज की वेल्डिंग कर सकते हैं, यानी दो मेटेलिक ब्लॉक को जोड़ सकते हैं। तो समझा आपने कि किस तरह से हमारा जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो वेल्डिंग के काम आता है। तो आपने अभी 3 हाइड्रोजन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या हैं? हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। मैंने क्या बताया? हाइड्राइड बाइनरी कंपाउंड्स हैं। बाइनरी किसे कहते हैं? बाई माने दो, यानी बाइनरी कंपाउंड माने जिसमें दो एलिमेंट हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑल एलिमेंट्स। मैंने बोला डेफिनेशन में ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो हाइड्राइड्स क्या हो गए? बाइनरी कंपाउंड्स। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है EHX। E माने एलिमेंट, आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम ले लिया, और H यानी कि जब सोडियम और हाइड्रोजन जुड़े तो सोडियम हाइड्राइड बना। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो है 1, लेकिन अगर यहाँ पे आपने कार्बन ले लिया, E की जगह क्या ले लिया? कार्बन, तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। तो जब आप क्रॉस कराते हैं तो क्या फॉर्मूला तैयार होता है? CH4। इसलिए हमने जर्नल फॉर्मूला जो लिखा है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या लिखा है? EHX। यहाँ पर E माने पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे हाइड्राइड्स बनते हैं वो बड़ी ही स्पेशल कंडीशंस पर बनते हैं। व्हाई स्पेशल कंडीशन? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो रिएक्टिव नहीं है ज्यादा, और उसे रिएक्टिव बनाने के लिए हमें स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ेंगी, मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे जो हाइड्राइड्स हैं वो किस तरह से तैयार हुए। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हमारे जो हाइड्राइड्स हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहले हैं हमारे आयोनिक हाइड्राइड्स, दूसरे हैं हमारे कोवलेंट हाइड्राइड्स, और तीसरे हैं हमारे मेटेलिक हाइड्राइड्स। तो कितने तरह के हाइड्राइड्स पढ़े हमने? नंबर 1 आयोनिक हाइड्राइड्स, नंबर 2 कोवलेंट हाइड्राइड्स, और नंबर 3 मेटेलिक हाइड्राइड्स। आइए अब हम अपनी पीरियोडिक टेबल से देखेंगे कि हमारे जो हाइड्राइड्स हैं वो किस तरह से बनेंगे और कौन कौन से एलिमेंट किस किस टाइप के हाइड्राइड्स तैयार करेंगे। अब देखते हैं, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस टेबल में बच्चों जितने भी एलिमेंट आज तक यूनिवर्स में मौजूद हैं वो सारे एलिमेंट इस टेबल में दिखाए हुए हैं। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, एक एक ग्रुप पढ़ाया था, एक एक पीरियड पढ़ाया था। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं
सबसे पहले कौन सा ग्रुप आता है बताइए, कौन सा ग्रुप आएगा सबसे पहले? तो सबसे पहले तो ग्रुप 1 आएगा। ग्रुप 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट में क्या आता है 18, यानी टोटल ग्रुप है हमारे पास 1 to 18। अब हम लास्ट ग्रुप पे आते हैं। लास्ट ग्रुप में जहां 18 लिखा है वहां सबसे ऊपर लिखा रहता है बच्चों नोबल गैसेस, जिसे हम कहते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, आइडियल गैस। ठीक है, यहाँ आइडियल गैस वर्ड यूज नहीं होगा, मेनली यूज होगा नोबल गैस। नोबल गैस में आपको पता है कौन कौन सी गैस आती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये हमारे मेन एलिमेंट हैं जो 18th ग्रुप में आते हैं, और सबको पता है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, यानी हीलियम को छोड़कर बाकी सबके पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल में ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करते। तो फिर ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन क्यों करेंगे? तो इसलिए मैंने क्या बताया था कि नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा। तो इस ग्रुप को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों जो हमारा आयनिक हाइड्राइड है वो हमारे किससे तैयार होंगे? वो होंगे हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से। क्लियर? डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी आपको। उसके बाद जो हमारे 13 से लेकर 17 ग्रुप हैं, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 5 ग्रुप के एलिमेंट ये बनाएंगे बच्चों हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट हाइड्राइड्स। क्लियर? और ये जो ब्लॉक है हमारा ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी फर्स्ट हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड्स which are formed by S block elements. Second is covalent hydride which is formed by P block element. And last one is metallic hydride. What is metallic? यानी metal। तो जो metal से तैयार होगा वो हमारा होगा D block और F block elements all are metals here। जितने भी elements हैं यहाँ सारे के सारे metals हैं। तो D block और F block मिलकर हमारा क्या तैयार करेगा? metallic hydride। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा ग्रुप 7 है, 8 है और 9 है, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 7, 8, 9, इसमें आते हैं हमारे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, टेक्नीशियम, लिथियम, रोडियम, रीनियम, ऑस्मियम और इरिडियम। ये जितने भी एलिमेंट हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ गैप आ जाता है। इधर वाले जुड़ेंगे, इधर वाले जुड़ेंगे, तो इस गैप का नाम होता है बच्चों हाइड्राइड गैप। ये कंपटीशन का आपका क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्राइड गैप कहाँ बनता है, तो आपको ध्यान रखना है 7, 8 और 9 ग्रुप में। और जो ग्रुप हमारा 6 है उसमें केवल क्रोमियम एलिमेंट है जो हाइड्राइड बनाता है, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन नहीं बनाते हैं। ओके, और लास्ट में जो नीचे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये सारे के सारे ही हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो बच्चों अब हम एक एक करके हाइड्राइड्स की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाइड्राइड्स। सबसे पहले हाइड्राइड्स हैं हमारे आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड को हम सलाइन हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं या फिर हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आयनिक हाइड्राइड हैं वो बनाते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक में हमारे कौन कौन से ग्रुप है? ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और ग्रुप 2 कौन सा है बताइए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। लास्ट के ये जो 2 एलिमेंट हैं ये रेडियो एक्टिव है, इनकी स्टडी हम नहीं करते हैं, बाकी सबकी स्टडी में देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे हाइड्राइड्स तैयार होते हैं इनका कैसा नेचर होता है। तो ये चूंकि हमारे सारे मेटल्स हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो यहाँ पर ये मेटल
इलेक्ट्रॉन देते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये बनते हैं हमारे टाइप आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक यानी सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर हो गई, जैसे NaCl टाइप, इसलिए हम इन्हें सॉल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड्स भी बोल देते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे ऊपर का एलिमेंट है लिथियम, आपको पता है कि जो एलिमेंट सबसे ऊपर के हैं वो अपने बाकी ग्रुप एलिमेंट से थोड़ा अलग होते हैं। क्यों? पता है, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से लिथियम और बेरिलियम और साथ में ये मैग्नीशियम, ये तीनों के तीनों जो हाइड्राइड्स तैयार करते हैं, दीज हाइड्राइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, यानी ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा उससे जो साइज में बड़ा होगा, वही उसे कंपेल कर पाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और चूंकि ये साइज में छोटे हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेता इनसे, और इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर हम BeH2 बनाएं तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा BeH2 का? इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप से। ठीक है? ये जो हमारे हाइड्राइड्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों हाइड्राइड्स हमारे जो हैं ये पॉलीमर बन के रहते हैं। पॉलीमर माने कि हमें पता है कि बेरिलियम के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 उसे हाइड्रोजन से मिल रहे हैं, तो टोटल कितने हुए? 4, और 4 इलेक्ट्रॉन तो रूल नहीं है, 8 ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट होना चाहिए। तो ऑक्टेट के नियम का पालन करने की वजह से ये पॉलीमर बन जाते हैं। तो आपने पढ़ा, आपको ध्यान भी रखना है कि इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अब चूंकि ये बताया था कि हाइड्रोजन आराम से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, तो इसलिए टेम्परेचर तो रखना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि लिथियम के केस में टेम्परेचर हाई है। लिथियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, लिथियम हाइड्राइड बन रहा है, तो टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही काम जब इसके ग्रुप के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम के साथ होता है तो टेम्परेचर घट के रह जाता है 400 डिग्री सेल्सियस। और यदि यही काम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कर रहे हैं तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा घट जाता है। यानी कि जितनी रिएक्टिविटी मेटल की बढ़ जा रही है उस हिसाब से हमारा टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। ठीक है? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। किसकी? आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। बच्चों, जैसे आपने कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बिल्कुल सेम पढ़नी है आपको आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको एकदम याद करा दूंगी कि जैसे आपने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज आप 11th के चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर था हमारा? केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पढ़ी थी। सबसे पहली है हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी जितने भी हमारे हाइड्राइड्स हैं, ऑल हाइड्राइड्स आर आयनिक हाइड्राइड्स। मैं बात कर रही हूँ फिलहाल आयनिक हाइड्राइड्स की, ऑल नहीं, तो बोलेंगे ऑल आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड सॉलिड इन नेचर। यानी ये सॉलिड है क्योंकि आयनिक है, जो आयन से मिलके बना होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वो सॉलिड नेचर में आएगा और क्रिस्टलाइन नेचर में आएगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला इसे हम MH इस तरह से लिख रहे हैं। नेक्स्ट है इसका नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल माने कि जो वेपराइज नहीं हो रहा, वेपर्स में चेंज नहीं हो रहा, तो ये इतने मजबूत आयंस हैं, आपस में इतने मजबूती से बंधे हुए हैं कि ये कभी भी उड़ ही नहीं सकते, वेपर्स में बदल ही नहीं सकते, इसलिए नॉन वॉलेटाइल है। और ये सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम बिल्कुल आयनिक कंपाउंड जैसे नमक होता है, जब वो सॉलिड स्टेट में है तो बैड कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पर सेम चीज नमक की जैसी है कि अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को मॉल्टन स्टेट में लेके आएंगे या लिक्विड स्टेट में लेकर आएंगे तो वो क्या बन जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे NaH को अगर हमने पानी में घोल लिया तो ये हमारा Na प्लस और H नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, और ये आयन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों हाई है? आंसर देंगे आप लोग कि जो सॉलिड आयन से मिलकर बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है,
जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही हाई हैं। अब आता है नेक्स्ट डेंसिटी हाई, यानी दे हैव हाई डेंसिटीज देन मेटल्स। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने लिया सोडियम और हमने लिया सोडियम हाइड्राइड, अगर हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया तो हम देख रहे हैं सोडियम से ज्यादा डेंसिटी सोडियम हाइड्राइड की है। वाई, क्यों हुआ ऐसा? तो वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो उसके सोडियम के साथ जुड़ जाने से उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वो उसके खाली स्पेस में समा गया, उससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जिस समय ये बनते हैं आसानी से नहीं बनते, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इनकी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बच्चों हमारे पास जैसे फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, इनके सबके हमने हाइड्राइड पढ़ लिए। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? थर्मल माने हीट, समझ रहे हैं? यानी अगर इनको हीट देकर तोड़ा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे ऊपर यानी लिथियम है। क्यों है लिथियम सबसे ज्यादा स्टेबल? साइज छोटा है, साइज छोटा होने से बॉन्ड छोटा है, और छोटा बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। जितना बड़ा बॉन्ड होगा, सीजियम साइज में सबसे बड़ा है, सबसे नीचे एलिमेंट है, तो उसकी वजह से उसका बॉन्ड वीक पड़ जाएगा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम दूसरे ग्रुप पर आए तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब में देखें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड की नजर आ रही है। तो ये बात हो गई हमारी थर्मल स्टेबिलिटी की। ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? ठीक है बच्चों, बहुत आसान काम है याद करना। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज और आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम टू सेम है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद वाटर। अगर हम सोडियम हाइड्राइड को पानी में डालें तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में पढ़ा था कि हम हाइड्राइड से हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, और ये जो हाइड्रोजन गैस जब बनेगी तो बच्चों ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? जहां हमें हीट की जरूरत हो। तो जहां हमें हीट की जरूरत हो और अगर इस तरह से हीट से कहीं आग लग जाए तो बच्चों आपको पता है कि कौन सी गैस फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन सी गैस आग बुझाने का काम करती है? वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे। वाई? ये बच्चों इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, और मेन यही क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि हर साल उन्हें कुछ डिफरेंट करना होता है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड हम इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि सोडियम हाइड्राइड जो है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करेंगे बल्कि हम सैंड यूज करेंगे। क्लियर? लास्ट में आते हैं हम लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराते हैं तो बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम डाइबोरेन से कराते हैं तो बनता है लिथियम बोरोन हाइड्राइड। ये दोनों ही हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम बोरोन हाइड्राइड, दोनों जो हमारे हाइड्राइड हैं बच्चों, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा कि ये बहुत ही जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं और वही हाइड्रोजन किसी को भी रिड्यूस करता है। तो बच्चों आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स के यूजेस पर, यानी प्रॉपर्टी के बाद आते हैं हम यूजेस। तो बच्चों यूजेस में क्या है? अभी हमने दोनों यूज पढ़ लिए। अभी हमने पढ़ा कि हमने इन हाइड्राइड से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करी। दूसरा हमने पढ़ा कि हम इन हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इनके यही दो यूज बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों आइए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, जिसका नाम है हमारा कोवलेंट हाइड्राइड। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड्स। बच्चों अभी बताया था जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी कौन कौन से ग्रुप? ग्रुप 13, 14, 15
16 और 17, ये 5 ग्रुप, ये पांचों के पांचों ग्रुप मिलके बनाते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम 13 ग्रुप की। ग्रुप 13 में जैसे हमारे पास आ गया बोरोन, तो बोरोन हाइड्राइड बनाएगा BH3, यानी बोरोन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3 हाइड्रोजन के साथ। तो बच्चों क्या बन गया, ये हाइड्राइड बन गया। इसी तरह से 14th ग्रुप में कार्बन, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ फ्लोरीन। तो ये हम देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के, वो सभी मिलकर बना रहे हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन ये हाइड्राइड्स जो बनते हैं ये भी फर्दर हमारे 3 टाइप के हैं। तो इन 3 टाइप के हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे, देखिए सबसे पहला बनता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, यानी वो हाइड्राइड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कम है इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो लुईस स्ट्रक्चर से कम इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दें। लुईस स्ट्रक्चर में क्या है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से कम इलेक्ट्रॉन दिखाई दें, उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हमारा बनाता है ग्रुप 13। क्लियर, जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें BH3, इसीलिए BH3 डाइमर बन जाता है B2S6, जिसे हम बोलते हैं डाइबोरेन। क्लियर, तो सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। नंबर 2 होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स क्या होते हैं, प्रिसाइज माने जितने चाहिए उतने ही हैं। जैसे अगर हम बात करें CH4 की, ग्रुप 14 की, ये किसने बनाए थे, ग्रुप 13 ने, और ये कौन बना रहा है, ग्रुप 14। ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें कार्बन को देख रहे हैं हम, तो मीथेन बन रहा है, CH4 गैस बन रही है। और मीथेन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बदले में 4 लेता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 3 पर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। और रिच माने जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच हो, यानी ज्यादा हो। ज्यादा से मतलब ये नहीं है कि 8 से ज्यादा हो, ज्यादा से क्या मतलब है, ज्यादा से मतलब है कि यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होगा कि बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आएंगे हमारे ग्रुप 15, 16 और 17। तो ग्रुप 15 में कौन है, ग्रुप 15 में हमारा आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। हम इसे याद कर सकते हैं, न्यूज़पेपर आज सब बिके। इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो अमोनिया बनता है NH3, और अमोनिया में क्या हो रहा है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन बच भी गए, शेयर भी हो गए। इसी तरह से ग्रुप 16 में बनता है बच्चों वाटर, H2O। यहाँ पर भी हमारे एक की बजाय 2 लोन पेयर बचते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच। और 17 में आता है जैसे हमारा HF, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बचते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि ये हो गए इलेक्ट्रॉन रिच। अब बच्चों आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लुईस एसिड और लुईस बेस। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है वो तो काम करते हैं किसका, लुईस एसिड का।
लुईस एसिड कौन होते हैं? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। कौन लेगा बताइए? अगर मुझे भूख लगी है तो रोटी कौन लेगा? जिसको भूख लगी है। और जिसको भूख नहीं लगी वो रोटी लेगा? वो नहीं लेगा। ठीक। अब एक आदमी है जिसका पेट भरा हुआ है लेकिन उसके पास रोटी भी नहीं है, तो वो किस में आ गया? वो ना रोटी देगा ना रोटी लेगा। तो सबसे पहला टाइप क्या बताया हमने कि जिसके पास भूख है, यानी इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और बन जाते हैं एक्सेप्टर। ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्टर, ये आपका लर्निंग एड है। क्लियर? आप याद करिए, ए फॉर एसिड एंड ए फॉर एक्सेप्टर, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला बनता है लुईस एसिड। ये छोटे छोटे फंडे होते हैं, इन्हीं से आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, क्या बताया था मैंने? जिसका पेट भरा हुआ है लेकिन रोटी नहीं है उसके पास, यानी वो किसी के लेन देन में नहीं पड़ा, ना वो किसी को दे रहा है ना वो किसी को ले रहा है। जबकि तीसरे नंबर के होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, यानी अपना पेट भी भरा हुआ है और फालतू रोटी भी बची हुई है, यानी कि आओ भाई आप भी खा लो, ले जाओ। यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। कैसे? कौन सा बॉन्ड बना के? बाय मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसलिए हम इनका क्या नाम रखते हैं बच्चों? इन्हें बोलते हैं हम लुईस बेस। लुईस बेस कौन होते हैं? लुईस बेस आर दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे के सारे 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स कहलाते हैं लुईस बेस। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, आपने कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी और कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो बिल्कुल सेम टू सेम है। सबसे पहला पॉइंट होता है जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट मेड अप ऑफ आयन, आयन के बने हुए नहीं है। ठीक है, दीज आर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल हैं और सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फेज में हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड भी, जैसे हम वाटर को ले लें, वाटर तो तीनों ही स्टेट में है। अमोनिया ले लें तो अमोनिया गैस भी है, अमोनिया लिक्विड भी है, HF गैस भी है, लिक्विड भी है, CH4 क्या है? लिक्विड है। तो ये सभी स्टेट में मिलते हैं। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री आयंस, इसलिए ये क्या रखते हैं? लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद आता है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जिसमें आयंस नहीं है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसमें आपस में फिर मॉलिक्यूल्स में वॉन डेर वाल फोर्स बन रहे हैं, उसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CH4 मीथेन को ले लें तो एक मीथेन दूसरे मीथेन से जब जुड़ेगा तो वीक वॉन डेर वाल फोर्स से जुड़ेगा, और वीक वॉन डेर वाल फोर्स से जुड़ने के कारण ही वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, गैसियस स्टेट में कौन होते हैं? जिनके बीच में, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, और वीक फोर्सेस का नाम है वॉन डेर वाल फोर्स। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। अब बात करते हैं हम जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। अगर हम अमोनिया की बात करें तो बच्चों हमारी पीरियडिक टेबल में 3 एलिमेंट हैं, NOF, नॉफ, या उल्टा याद करिए फोन। ये तीनों ही हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जिनका साइज छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वही बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन वॉन डेर वाल बॉन्ड, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हाई हो जाता है और ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। इसी तरह से हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से अगर हम HF की बात करें उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखेंगे। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो वही है, अगर हम 15 ग्रुप देख रहे हैं, ग्रुप 15, तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, तो इसी का हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि साइज छोटा है
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। नेक्स्ट है फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। वो मैंने आपको अभी समझाया कि किस तरह से हमारा जो ग्रुप 15, 16 और 17 है, यानी 13 और 14 को हम छोड़ रहे हैं, तो हमारा 15, 16 और 17 ग्रुप के जो अपर एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, टॉप एलिमेंट्स हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर हम स्टेबिलिटी देखें, यहाँ पर 14th ग्रुप हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, तो इन ग्रुप में भी हम देख रहे हैं कि अगर हम 14 ग्रुप से खिसक रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड की वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर साइज घट रहा है। हमें पता है कि जब हम ग्रुप में पीरियड में चलते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है। जब वो साइज डिक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होने से बॉन्ड मजबूत हो जाता है, तो HF की बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होगी, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल समझ रहे हैं ना, हीट से स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बच्चों ये क्या थी, ये सारी की सारी हमारी कोवैलेंट हाइड्राइड्स की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। और यूजेस में ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये सारे के सारे हाइड्राइड ही मेनली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट में आए हैं बच्चों थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल और नॉन स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड्स। देखिए बच्चों, मेटेलिक हाइड्राइड्स क्या है, यानी जो बने हैं मेटल से। अब कौन से मेटल से बने हैं ये हमारे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे मेटेलिक हाइड्राइड्स, क्योंकि D और F में हमारे ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। D ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ग्रुप 7, 8, 9 है वो हाइड्राइड नहीं बनाता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं हाइड्राइड गैप, और 6 ग्रुप में केवल क्रोमियम बनाता है। तो ये सारे हाइड्राइड्स जो होते हैं ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहलाते हैं। वाई? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ये हमारा मेटल है, मेटल क्या होता है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें FCC और तरह तरह की ऑर्थोरोम्बिक और ये सब शेप्स होती हैं, इनके बीच में जो खाली गैप होता है, वॉइड्स जिसे बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड। इन वॉइड के बीच में ही यही हाइड्रोजन चला जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो चला गया वही बनाता है फिर हमारा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, और इसका तीसरा नाम है नॉन स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड। अभी हमने पहले आयनिक हाइड्राइड पढ़ा था, NaH में क्या है बच्चों, ये स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड है। जैसा कि इसके फॉर्मूले से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें आयन का रेशियो 1:1 है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो 1:1 है। लेकिन नॉन स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड क्या है कि अगर मैं LaH3 लिख रही हूँ तो मुझे फॉर्मूले से इंडिकेट हो रहा है कि La 1 पार्ट है और हाइड्रोजन 3 पार्ट्स है। अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्राइड लिख रही हूँ तो कैल्शियम 1 पार्ट है और हाइड्रोजन 2 पार्ट है। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों तरफ मेरा 100 आता है, या मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 100 और 200 आता है, यानी कि ये अपने फॉर्मूले से बिल्कुल सही इंडिकेट हो रहे हैं। लेकिन नॉन स्टैचोमेट्रिक में क्या होता है, अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 1 है तो ये तो आता है 100 और ये बन जाता है 287, यानी ये अपने फॉर्मूले से सही इंडिकेट नहीं हो रहा, तो नॉन स्टैचोमेट्री हो गया, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कम हो गए। ठीक है, टोटल आयंस की संख्या पॉजिटिव नेगेटिव की इक्वल नहीं है। सिमिलरली हम देख रहे हैं YbH 2.55 यानी 255 बैठेगा, और हमारा जिरकोनियम, इसमें ये हमारा 1.3 से 1.75 तक हमने ZrH2 लिख दिया, लेकिन ये तो 130 ही रह जाएगा। और हमने वेनेडियम हाइड्राइड लिया, ये लगभग 1 हो गया, लेकिन 1 नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये 56 रह जाएगा।
यानी इनमें हाइड्रोजन जो होते हैं वो अपने अमाउंट से थोड़े कम रह जाते हैं, और यही कारण है कि इन हाइड्राइड्स की डेंसिटी इन वाले हाइड्राइड्स से कम होती है। ये डेंसिटी में ज्यादा थे, ये डेंसिटी में कम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज सारी की सारी मेटल वाली प्रॉपर्टीज है। पढ़ा था मेटल की प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर सॉलिड, यानी जो मेटल्स की आपकी प्रॉपर्टीज हैं वही सारी की सारी किसकी बन जाती हैं, वही सारी की सारी इन हाइड्राइड्स की बन जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इनका हम मेन यूज पढ़ते हैं। तो बच्चों जब पहला टाइम था तो ये सोचा जाता रहा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ये सब इंटरस्टिशियल वॉइड में ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो पता लगा निकिल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टिनियम इनको छोड़कर बाकी सब तो रिएक्शन ही करते हैं, तभी वो हाइड्राइड्स तैयार होते हैं। यानी ये चारों में हाइड्रोजन इस फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये चारों हाइड्रोजन देने का बहुत अच्छा सोर्स बन जाते हैं। तो इन हाइड्राइड्स का मेन यूज क्या होता है कि जहां भी हमें हाइड्रोजन स्टोर करनी है, ठीक है, हाइड्रोजन स्टोरेज का बहुत अच्छा तरीका होता है हमारा मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, जिसमें हाइड्रोजन खाली गैप के अंदर होता है और जब जरूरत पड़ती है थोड़ा सा मेटल को गर्म करो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल के आ जाएंगे। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी बैठी हुई है, आपको बाहर निकालना है, क्या करना है, एक पत्थर मारना है और सारी मधुमक्खी बाहर आ जाएंगी। अब लास्ट में पढ़ते हैं बच्चों ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या है कि जब हमारा मेटल, ये मेटल है और इसके सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो जाती है, जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं ना एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट। यहाँ पर मेटल हमारा एड्सॉर्बेंट का काम करता है और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेट का काम करते हैं और आपस में वीक वन डबल फोर्स से ये जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मेटल होता है उसमें जगह जगह कौन भर जाती है, हाइड्रोजन गैस भर जाती है, और जब हमें जिस समय हमें जरूरत पड़ती है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल के हमारे काम आती है और इस तरह से ये स्टोरेज मीडिया का काम करती है। तो ये आपको समझ में आया। साथ में एक पॉइंट और यहाँ से क्लियर होगा, वो क्या पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आपने देखा जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुए तो सरफेस यानी कि मॉलिक्यूल यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं यानी कि जो हमारे मेटल के एटम हैं उन्हें अपनी जगह से थोड़ा सा हटना पड़ा, और उस हटने से क्या होगा, अगर वो जगह को छोड़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो कारण हो गए, ठीक है। एक कारण क्या बन गया कि जब इंटरस्टिशियल वॉइड्स में हाइड्रोजन आता है तो जिसकी वजह से गैप आने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं एज ए हाइड्रोजन सोर्स, यानी हाइड्रोजन पहले बताया था मैंने कि हाइड्रोजन इज ए एक्सप्लोसिव गैस, यानी कि हाइड्रोजन को बहुत अच्छी गैस है, बहुत अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है, बहुत अच्छा ईंधन है, गुड फ्यूल, बट मेन प्रॉब्लम क्या है इसके स्टोरेज की, क्योंकि हाइड्रोजन गैस स्टोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का कहीं पे भी आपको जरा सा भी उसे इग्निशन मिल गया तो स्पार्क से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे इस फॉर्म में स्टोर करें यानी मेटल के अंदर उसे स्टोर करें तो जब हमारा मन हो, जब हमारा मन है हम पत्थर फेंकें और मधुमक्खी निकाल लें, ठीक है ना। यानी मधुमक्खी को हमें क्या करना है, हमें उसके छत्ते में रखना है। मधुमक्खी कब तक बाहर नहीं आएगी, जब तक हम उसमें पत्थर नहीं मारेंगे। तो इसी तरह से हमें हाइड्रोजन स्टोर करने की कोई समस्या ही नहीं है। हमने हाइड्रोजन स्टोर किस पे कर रखी है, मेटल सरफेस पे कर रखी है। जब हमें चाहिए होगी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन निकल के, जितनी ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी स्पीड से हाइड्रोजन बाहर आएगी, जितना टेम्परेचर कम रखेंगे उतनी हाइड्रोजन कम स्पीड से आएगी। तो क्या होगा, इजी हो गया ना वे। तो इस तरह से ये जो सोर्स बनता है, ये सोर्स बनता है हमारे
हाइड्रोजन स्टोरेज का। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया। हाइड्राइड, 3 हाइड्राइड हो गए हमारे, तीनों को मैंने डिटेल में समझा भी दिया आपको, और उम्मीद है कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो और बच्चे हैं, जो और स्टूडेंट्स हैं, वो आगे मेरे लेक्चर्स देख सकें और मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियोस लेकर आती रहूं। ओके, थैंक यू।